रोजमेरी, रानी और जूबी पुराने घर पहुंचे तो हानोप रही थीं और आंखों में जोश की चमक थी। तीनों एक साथ बोलने लगे। अंदाजा लगाओ अभी हमने क्या देखा, जूबी ने पुकार कर कहा। वो लोमड़ी थी, जीन ने किसी के जवाब देने से पहले ही कह दिया। और वो हमसे बिल्कुल भी नहीं डरी, जरा भी नहीं, रोजमेरी ने ऐलान किया। और रानी और जूबी ने एक साथ कहना शुरू किया, मगर किस्सा गो स्टोरी टेलर ने हंस कर रोक दिया। एक वक्त में एक बात प्यारियो, एक वक्त में एक, उसने कहा। अपनी चीजें उतारो और फिर जब तुम हर एक मार्शमेलो सेनक रही होगी तो रोजमेरी हमें सब कुछ सुनाएगी। तुम्हें तो मालूम है आज रात रोजमेरी की है, और अपनी कहानी वाली लकड़ी आग पर रखने से पहले उसका लोमड़ी के बारे में किस्सा सुनना बड़ा अच्छा होगा। चंद ही मिनटों में तीनों बच्चियां आग के सामने अपनी जगहों पर बैठ गई थीं। हर एक के हाथ में लंबा कांटा था जिस पर मार्शमेलो लगा हुआ था। एक बड़ा पतीला मक्खन वाले पाप कारण का भी सब में घमाया गया। जब सबकी बारी आ गई तो किस्सा गो ने पुरानी गाय वाली घंटी बजाई। ये इशारा था कि अब सब बातें बंद करें। फौरन सबकी चहचहाहट थम गई। अच्छा रोजमेरी, किस्सा गो ने कहा, बताओ लोमड़ी के बारे में। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लोमड़ी ही थी? वो तो ज़रूर पुराने जेब कार्लेटन का कुत्ता होगा। उसकी शक्ल लोमड़ी जैसी है और ये लड़कियां पहचान ही नहीं सकती। जमी एंड्रयूज़ ने ज़रा तहकीर से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हमें भी इतना पता है जितना तुम्हें। जूबी ने गुस्से से जवाब दिया। घंटी ने फिर खामोशी कायम की और रोजमेरी ने अपनी बात जारी रखी। हम मैदान के पास से आ रही थी जब जीन ने कहा, ज़रा उस छोटे कुत्ते को देखो, वो क्या कर रहा है। जूबी और मैंने देखा। पहले तो हमें लगा वाकई कुत्ता है, फिर जब वो ज़रा मड़ा और हमें साफ नज़र आया तो जूबी ने आहिस्ता से कहा, ये कुत्ता नहीं, ये लोमड़ी है। और वो वाकई लोमड़ी ही था। रोजमेरी ने जमी की तरफ देखा और नाक चढ़ा ली। जमी ने हंसकर उसकी तरफ मुना बनाया। पहले तो हम समझ ही नहीं सके कि वो कर क्या रहा है। वो बहुत आहिस्तगी और एहतियात से आगे बढ़ता, फिर अचानक पिछली टांगों पर खड़ा होकर घास के ऊपर देखता। एक बार तो उसने छलांग लगाई, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ नहीं पकड़ सका। वले सब बर्दाश्त न कर सका। वो चूहे शिकार कर रहा होगा। मेरे दादा कहते हैं लोमड़ी सबसे बड़ा चूहा पकड़ने वाली है और फ़ायदा ज़्यादा करता है, नुकसान कम। घंटी दोबारा बजी और वल्लिस खामोश हो गया। मेरा ख्याल है लोमड़ी ने हमें पहले ही देख लिया था, मगर जाहिर नहीं किया। रोजमेरी ने बात बढ़ाई। हम बस सांस रोके खड़े देखते रहे। पहली बार हम में से किसी ने जंगल में असली लोमड़ी देखी थी। थोड़ी देर बाद वो हमारे सामने से सड़क पार कर गया। अगर हमने उससे पहले न पहचाना होता तो उस वक्त ज़रूर पहचान लेते, क्योंकि उस सब हंस पड़े। जब हंसी थमी तो किस्सा गो ने कहा, उसमें ज़रा भी शक नहीं रोजमेरी कि तुमने लोमड़ी ही देखी, और तुमने एक अहम बात बताई है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, कित्तों और लोमड़ियों की पहचान। कित्ते की कभी गोल झालरदार दुम नहीं होती, शिकारी उसे बरश कहते हैं। और वलिस ने भी ठीक कहा कि लोमड़ी ज़्यादातर चूहे ही खाती है। अब अगर रोजमेरी ने जल्दी से अपनी कहानी वाली लकड़ी आग पर न रखी तो मुझे डर है कि हम आज कहानी से महरूम रहेंगे। लोमड़ी की दुम का जिक्र आते ही मुझे याद आ गया कि ये कैसी दुम उसे मिली थी। रोजमेरी, क्या तुम चाहोगी कि ये किस्सा तुम्हारी कहानी वाली लकड़ी के साथ सुनाया जाए? हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा, रोजमेरी ने खुशी से कहा और लकड़ी आग में डाल दी। हमेशा की तरह खूबसूरत रस्म अदा की गई और फिर सबके चेहरे तजस्सुस से किस्सा गो की तरफ मड़ गए। उसने ये किस्सा सुनाया। मुस्कुराते तालाब स्माइलिंग पूल के एक किनारे पर पेटर खरगोश बैठा था, दूसरे किनारे पर रीडी लोमड़ी बैठी थी और बीच में एक बड़े सब्ज कनौल के पत्ते पर दादा मेंढक ग्रैंडफादर फ्रॉग बैठा था। रीडी ने पेटर को देखा और दांत निकाल कर मुस्कुराया। ये देखकर पेटर कांप गया। हालांकि मुस्कुराता तालाब दोनों के बीच था और उसे पूरा यकीन था कि वो महफूज है। अधर आ जाओ, इस तरफ सबसे मीठा सहांजना, मीठा जंगली घास है जो कभी उगा हो। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना मीठा है, रीडी ने कहा। और तुम्हें भी नहीं, तुम कभी सहांजना क्लोवर खाते ही नहीं, इसलिए तुम्हें क्या मालूम कि ये कितना मीठा है, पेटर ने जवाब दिया और अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझा। तुम गलत हो पेटर, बिल्कुल गलत, रीडी ने जवाब दिया। उसके होंठों पर तो अब भी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आधी बंद पीली आंखों में एक अयारी झलक रही थी। ये ठीक है कि मैं सहांजना नहीं खाता, लेकिन ये जानने के लिए मुझे खाने की ज़रूरत नहीं।
मसरूफ मक्खी बिजी बी कहती है कि ये वाकई बहुत मीठा है। वो अभी इसी वक्त इन फूलों में काम कर रही है और वही कहती है कि ये सहांजना इसने इस सारी गर्मियों में सबसे ज्यादा मीठा पाया है। तुम अच्छी तरह जानते हो पीटर कि सहांजने का सबसे बड़ा माहिर मसरूफ मक्खी ही है। मुझे तो बहुत पहले ही ये सबक मिल गया था कि जो शख्स सिर्फ वही कुछ जाने जो खुद देख सके, वो कभी ज्यादा नहीं जान सकता। चगारम, दादा मेंढक ने बीच में टोका। चगारम, ये बात तुमने सच कही रीडी फाकिस। खुद से जो कुछ सीख सको सीखो, लेकिन दूसरों से सीखने का मौका कभी हाथ से न जाने दो। इसी तरह ही इंसान दाना बनता है। रीडी फाकिस ने दादा मेंढक की तरफ तिरछी नजर डाली और यूं बात जारी रखी जैसे कोई रुकावट न आई हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सहांजना पसंद है पीटर, और जैसा कि मैंने कहा, मसरूफ मक्खी ने बताया है कि ये सहांजना इन सब में सबसे मीठा है जो उसने इस गर्मियों में चखा। मुझे यकीन है कि अगर तुम यहाँ आओ और इसका जायका लो तो मेरे शुक्रगुजार रहोगे। पीटर ने मुन्ना बनाया। मुझे ये जानकर खुशी है कि सहांजना इतना मीठा है, उसने कहा। जी हाँ, वाकई खुशी है, मगर आज मेरा सहांजने को खाने का बिल्कुल दिल नहीं। शुक्रिया, मैं तो इधर ही खुश हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, रीडी ने लापरवाही से कहा, जैसे उसे कोई परवाह ना हो। मैं तो बस तुम्हारा भला चाह रहा था। वो उठा, जमाई ली, खंचाई की, फिर पलटा और लंबी घास के झंड के पीछे गायब हो गया। पीटर हंसने लगा। ये घास के पीछे लेट गया है। वो चाहता है मैं बेवकूफ़ बनूं और सहांजने की तरफ आऊं, मगर रीडी को तो भूखा ही रहना पड़ेगा, चाहे कितनी देर इंतज़ार करे। फिर पीटर की आंखें हसरत से झलमला उठीं। क्या ज़बरदस्त दुम है उसकी। तुम्हें मालूम है ना पीटर की अपनी छोटी सी दुम इतनी छोटी है कि उससे दुम कहना भी मुश्किल होता है। इसीलिए वो दूसरों की खूबसूरत दुमों से हसद करता है। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि पुरानी माँ फितरत, ओल्ड मदर नेचर, ने उसे इतनी बड़ी झाड़ी जैसी दुम क्यों दी, उसने कहा। चगारम, दादा मेंढक ने कहा, इसीलिए दी थी कि उसके पुराने परदादा फाकस के पाँव ठंडे रहते थे। पीटर हैरान हो गया। उसने एक लंबे कान को पिछले पाँव से खजाया, फिर दूसरे कान को दूसरे पाँव से। ये उसकी आदत थी जब भी उसे उलझन होती। ठंडे पाँव? पीटर बोला। ठंडे पाँव का ताल्लुक उस बड़ी झाड़ीदार दुम से कैसे हो सकता है? मैं तो कोई ताल्लुक समझ ही नहीं पा रहा। दादा मेंढक खामोश रहा। वो अपने बड़े हुए कनवल के पत्ते पर ऐसे बैठा रहा जैसे उसे पीटर का पत्ता ही ना हो, मगर उसकी बड़ी उभरी आंखों में चमक थी। आखिरकार जब पीटर से सब्र ना हुआ तो उसने पूछ ही लिया, बराहे करम दादा मेंढक, पुराने फाकस के ठंडे पाँव और उसकी झाड़ीदार दुम का आपस में क्या ताल्लुक है? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि दूसरों से सीखने का मौका कभी हाथ से न जाने दो। आप तो बड़े बूढ़े और बहुत अक्लमंद हैं। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। अगर बात ऐसी है, दादा मेंढक ने जरा सख्त लहजे में कहा, तो फिर मुझे तुम्हें पुराने मिस्टर फाकस की कहानी सुनानी ही पड़ेगी। मैं कभी इल्म को इनकार नहीं करता जब कोई वाकई सीखने का ख्वाहिशमंद हो। याद रखो, ये उस जमाने की बात है जब दुनिया नई नई बनी थी। पुराने मिस्टर फाकस, जो कि फाकस कबीले के सबसे पहले फर्द थे, उनकी दुम निहायत आम सी थी। बाल छोटे थे, कोई खास बात नहीं थी। उसकी ना उसने परवाह की, ना किसी और ने। मिस्टर फाकस अपनी दुनिया में जगह बनाने की फिक्र में लगे रहे। शुरू से ही वो बड़े चालाक और समझदार थे, इसलिए बहुत अच्छा गुजारा हो गया। मगर जब पहली सर्दी आई तो मुश्किल पेश आई। खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। शिकारी की तलाश में उन्हें हर वक्त इधर उधर दौड़ना पड़ता। जब तक वो दौड़ते रहते, सर्दी महसूस न होती, लेकिन जब भी शिकार के इंतज़ार में खामोश खड़े रहना पड़ता तो पाँव बर्फ में जम जाते और सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। कहानी फिर आगे बयान करती है कि पुरानी माँ फितरत ने रहम खाकर उसकी आम सी दुम को लंबी, घनी और झाड़ीदार दुम में बदल दिया ताकि वो उसे अपने पाँव पर लपेटकर गर्म रख सके। इसी तरह फाकस कबीले की सभी नस्लों को ये नेमत मिली। पीटर हैरान होकर बोला, अब मुझे समझ आया कि रेडी फाकस अपनी दम को पाँव पर क्यों लपेटता है। वाकई बड़ी सहूलत की चीज़ है। काश मेरे पास भी ऐसी दम होती। दादा मेंढक ने कहानी यहीं ख़त्म की और कहा, चलो बच्चों, अब कहानी ख़त्म हुई, घर जाने का वक्त है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।